नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हर राजनीतिक पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिस मौके पर तरनजीत सिंह संधू के साथ केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि तरनजीत सिंह संधू ने सबसे पहले अमृतसर में 3 किलोमीटर का रोड शो किया और इस रोड शो में अमृतसर से सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी का पूरा नेतृत्व शामिल हुआ। जो दुनिया में पहचाना जाएगा, पूरे दुनिया से अगर अमृतसर के लिए, पंजाब के लिए, पंजाब का पक्ष रखना है, अमृतसर का हित आगे करना है, तो आप तरनजीत सिंह संधू से और अच्छे आदमी चुन नहीं सकते। सर, इन्होंने अमृतसर में कॉन्सुलेट खोलने की मांग की। तो आप ऐसा करिए, मैं शाम को मैं इस पे मैं बात करूंगा और जरूर। तो अभी बस बहुत खुशी है। रवनीत बिट्टू ने नामांकन भरने से पहले कहा कि लुधियाना के निवासी आज खुश हैं क्योंकि इलेक्शन भी एक पर्व है। विकास कार्यों को लोग पसंद करते हैं। दुनिया के पहले मनपसंद प्रधानमंत्री हैं। तो लुधियाना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर इलेक्शन को एक पर्व बताया गया है। विकास कार्यों को लोग पसंद करते हैं, बीजेपी नेता का कहना है। और नामांकन भरने से पहले रवनीत बिट्टू का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक पर्व है और लोगों को इस पर्व में अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभानी चाहिए, अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए, अपने मत से अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनना चाहिए। नामांकन के बाद उन्होंने पूछा, देखो अज एक पर्व हुंदा है, एक फैसटीवल आ जिहड़ी इलैक्शन आ, ते अज बीजेपी दा कैंडिडेट होने नाते, भारतीय जनता पार्टी दा कैंडिडेट होने नाते अज 11 बजे आप अपना नॉमीनेशन फाइल करांगे, पर्चा दाखिल करांगे। ते लुधियाने बड़ा वड्डा उत्साह है। जो साडे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी नूं लोग पहली बार पंजाब च ते लुधियाना च वोट करना चाहुंदे आ। लोग सिर्फ ते सिर्फ इक्को ही एजेंडे ते, डिवेलपमेंट के एजेंडे ते वोट करना चाहुंदे आ। होर सब पार्टियां जिहड़ियां ओह अपणियां अपणियां गल्लां, अपने अपने किसी नूं पुट्ठा सीधा बोल बोल के लोकसभा हल्का होशियारपुर से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार यामिनी गोमर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसको लेकर के विशेष रोड शो का आयोजन भी किया गया, जिस मौके पर उनके साथ पंजाब प्रदेश कमेटी के प्रधान राजा वडिंग और सीनियर कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। भाई आज दे नॉमिनेशन फाइल करना है और एक गद्दारी ते वफादारी की लड़ाई है। गद्दारी दे वफादारी की लड़ाई है और धोखेबाजां दे खिलाफ लड़ाई है। और मैनू उम्मीद है कि इस गद्दारी और वफादारी की लड़ाई दे विच एक आम सधारण परिवार की लड़की यामिनी गोमर नूं हुशियारपुर दे लोग फतेह बख्शणगे और अपना आशीर्वाद देंगे। सर, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਟ चंडीगढ़ वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में है। अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह पंजाब के खंडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं।
तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए रिहाई मांगी है अमृतपाल सिंह ने। दरअसल स्वतंत्र उम्मीदवार यानी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने जो है लोकसभा में अपना लोकसभा प्रत्याशी खुद को बताया है और नामांकन दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है, याचिका लगाई है। हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा है कि मुझे नामांकन करवाना है, जिसके लिए मुझे रिहाई की जरूरत है। तो अमृतपाल इस बार लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं, यानी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसी के लिए इन पर एनएसए के तहत कार्रवाई चल रही थी, हिरासत में ये है। लेकिन अमृतपाल सिंह ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और रिहाई मांगी है खुद के नामांकन के लिए, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आपराधिक मामलों में बंद 2 हवालातियों ने अपनी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से वायरल किया। हाल ही में एक अन्य हवालाती का भी वीडियो सामने आया है। सूचना के बाद मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुट गई है। तो फरीदकोट से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर जेल से 2 कैदियों का एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो जब वायरल हुआ, सूचना के बाद से पुलिस जो है जांच में जुट गई है। फरीदकोट की यह खबर है, जहां पर जेल से कैदियों ने अपना एक वीडियो पहले बनाया, फिर उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जब ये वीडियो वायरल हो गया तो उसके बाद से पुलिस हरकत में आई और इस पूरे वीडियो को लेकर के जांच में जुट गई है। और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से उठो शेर पंजाबियों पंजाब बचाओ यात्रा शुरू की गई, जिसके तहत सुखबीर बादल का बड़ा काफिला बरनाला शहर से निकाला गया। वहीं मुख्य बाजार में शहरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और इसी के साथ ही काफिले को शहर के एक मिठाई वाले व्यापारी के विरोध का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि 2017 चुनाव में एक मिठाई की दुकान में चुनाव प्रचार के दौरान लड्डुओं की पेमेंट बकाया खड़ी है, जिसके इल्जाम दुकान मालिक ने शिरोमणि अकाली दल पर लगाए और कहा कि जब उसने पैसे मांगे तो उसके ऊपर उल्टी जाली मुकदमे दर्ज कराए गए। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੀਵੀਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋਖਣ ਲਈ ਲੱਡੂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਰਿੰਪੀ ਵਰਮਾ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,56,350 ਰੁਪਏ ਲੱਡੂ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਲਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂਗੇ। 2017 ਦੇ ਮੇਰੇ 2,56,350 ਰੁਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਵਾਈਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ और राजपुरा रोड पर पड़ते गांव गंडिया के नजदीक शिवम कोल्ड स्टोर में करीब 8 बजे अमोनिया गैस लीक होने की घटना के बाद फायर विभाग राजपुरा को एक शिकायत मिली, जिसके बाद से फायर विभाग राजपुरा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। लेकिन गैस ज्यादा लीक होने के कारण फायर विभाग के कर्मचारी भी जो है इसकी चपेट में आ गए। वहीं जिनको तुरंत राजपुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं राजपुरा में अपनी चुनावी सभाओं को संबोधन कर रहे आम आदमी पार्टी के पटियाला लोकसभा से उम्मीदवार और पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह मौके पर पहुंचे और जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, हालत अभी सामान्य है। मैं आज राजपुरा कंपेन कर रहा था जी। मैंने हुणे खबर मिली कि इतने शिवम कोल्ड स्टोर है लिबर्टी चौक के कोल कि उत्थे गैस लीक हुई है और बहुत स्टॉक गैस है। मैं इमीडिएटली जी एंबूलेंस और मैं डिप्टी कमिश्नर को इन्फॉर्म करता जी। असी जोड़े स्पैशल फोर्स होंगी जिन्होंने को स्पैशल मास्क होंगे जी, जोड़े कि तुम जो गैस लीक कर दी तो अंदर जा सकते हैं, गैस मास्क करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। और प्रोटेक्टिव आई गियर होंगे वो असी स्पैशलाइज फोर्स मंगा ली है जी। मैं सारे बेनती करदा कि किसी ने भी शिवम कोल्ड स्टोर के अंदर नहीं जाना। और श्री आनंदपुर साहिब से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष शर्मा ने गुरुद्वारा तख्त श्री केशगढ़ साहिब में मत्था टेका। इस दौरान डॉक्टर सुभाष शर्मा सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर सुभाष शर्मा ने कहा कि बीजेपी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इस बार होने वाला चुनाव पीएम मोदी के नाम पर है और पीएम मोदी ने 10 साल में क्या काम किया, देश की जनता उन्हें देख रही है। इसी के साथ ही उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और अगर बात करें गांधी परिवार की तो वो पूरी तरह से दांव पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी को बहुमत मिलेगा और बीजेपी पंजाब की 13 में से 13 सीटें जीतेगी। नहीं भाजपा का प्रचार तो चल रहा जी। साडा तां इक्को ही उम्मीदवार है पूरे हिंदुस्तान जो नरेंद्र मोदी ते कमल दा फुल। सब लोग असीं प्रचार च लगे सी। मैं तो एक प्रतिनिधि के नाते आया। आम जनता जिहड़ी है मोदी साहब नूं वोट कर रही है। मैं तो निमाणा जिहा कार्य करता है। पार्टी का प्रचार दिन रात पिंड पिंड कस्बे हो रहा है, कोई देरी नहीं। तुसीं देखोगे बहुत प्यार ते बहुत आशीर्वाद जनता का मिलने वाला। देखो मैं जिवें पहला ही जिक्र किया है कि श्री आनंदपुर साहब की जिहड़ी धरती है इहनूं गुरां दी चरण छोह प्राप्त है। और अब खबर अमृतसर से है, जहां सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सचखंड दरबार साहिब में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और तट पर दीपमाला की। वहीं सचखंड दरबार साहिब में एसजीपीसी और संगत के सहयोग से अलौकिक आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। वहीं इस अलौकिक आतिशबाजी का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि सचखंड दरबार साहिब में आतिशबाजी का नजारा बेहद मनमोहक है। ऐसा नजारा उन्होंने कहीं और नहीं देखा। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ श्री गुरु अंगद देव महाराज जी सिख धर्म के दूजे बानी जी ने मत्ते दी सरां जो कि अज कल कोटकपुरे तो श्री मुक्तसर साहिब वाली रोड ते सुशोभित है। गुरु अंगद देव जी ने अज दे दिन उत्थे अवतार धारिया। अज दे दिन सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे दर्शन करन आए हाँ, जिस विच रहरास साहिब जी की बाणी तो बाद आरती हुई, दीपमाला हुई अते आतिशबाजी हुई। गुरु साहिब जी का जीवन बहुत ही ज़्यादा वडमुला सी। गुरु अंगद देव जी ने मल अखाड़ियां की शुरुआत की
ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। और कुछ दिन पहले ही फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर 2 लोगों ने फायरिंग की थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। क्योंकि ये काफी हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ के बाद अबोहर के रहने वाले अनुज थापन नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया, जिस पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को हथियार मुहैया कराने का आरोप था। लेकिन एक दिन बाद खबर सामने आती है कि अनुज थापन ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद अनुज का शव पोस्टमार्टम के लिए उनके परिवार को सौंप दिया गया। लेकिन दूसरी ओर अनुज के परिवार ने आरोप लगाए कि अनुज ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी एक साजिश के तहत हत्या की गई। मुनीत नाम है जी मेरा। मुनीत, जो अनुज की डेथ हुई है पुलिस कस्टडी में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी उसका मर्डर हुआ है जी, वो डेथ करने वाला था ही नहीं जी। उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। एकनाथ शिंदे और सलमान खान द्वारा उसका मर्डर कराया गया है जी। 3 दिन पहले एकनाथ शिंदे है जो वहाँ के मुंबई के सीएम, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था जी मैं बिश्नोई को खत्म कर दूंगा, और 3 दिन बाद ये वारदात होगी जी। अनुज का मर्डर हो गया पुलिस कस्टडी में। उन्होंने हमें बताया कॉल करके उसके छोटे भाई को, भाई उसने सुसाइड कर ली है पुलिस कस्टडी में। फिर उसके भाई ने पूछा भाई मुझे बताओ उसने सुसाइड कैसे की, उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, फोन कट कर दिया। नाम आपका? मेरा नाम साहब राम। सर, जो अनुज की मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, इसको लेकर क्या कहना चाहते हो आप? ये मैं कहना चाहता भाई गाड़ी का ड्राइवर सी कनेक्टरी करदा सी, इन रस्तों पुलिस बाबड़ वे ले गया बंबई वाल उतार के, माने कोई ध्यान करे नहीं, पता नहीं करे ना कोई चौकी पता करे, सिद्धो चौकी लगती है बाबड़ा थाना लग जा, बोर थाना लग जा, कितने तल्ला नहीं करी। 5-4 दिन फोन आए बोले तारा मुंडा पकड़िया, ये बोले तारा आके ले जी भाई पकड़े के तीज माने बताया कौन फोन काट दिया। भी बाद कोई 1 तारीख की घटना आएगी, हमारे को फोन नहीं है, मेरा भाई का लड़का है कि को फोन है बोले के फांसी खा। और पिछले 17 सालों में पशुपालन विभाग में कच्चे वर्कों के तौर पर काम कर रहे वेटनरी फार्मासिस्ट द्वारा डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग के दफ्तर के आगे धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। धरनाकारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं वेटनरी फार्मासिस्ट यूनियन के प्रदेश प्रधान गुरप्रीत सिंह रोमाना ने कहा कि वो पिछले 17 सालों से पशुपालन विभाग में कच्चे वर्कों के तौर पर काम कर रहे हैं। इस दौरान जो वेतन उनको दी जा रही है उसी के साथ ही घर का गुजारा नहीं हो सकता। पंजाब सरकार और विभाग द्वारा बार बार उनकी फाइलें मंगवाई जा रही हैं और इन फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे। ਰਮਾਣਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਟਨਰੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਟਨਰੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਪਈ ਹੈ। और गुरदासपुर जिले के नाथ गांव के पास दिन दहाड़े 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने स्कूटर पर जा रहे मामा भांजी को लूटने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने साहस दिखाते हुए लुटेरों से 2-2 हाथ किए और स्थानीय लोगों की मदद ली और दोनों लुटेरों को पिस्तौल के साथ पकड़कर रंगाल नंगल थाने की पुलिस को सौंप दिया। कीरतपुर साहिब के नजदीक गांव दाड़ी के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक अनियंत्रित कार फुटपाथ से टकराने के बाद से पुल की रेलिंग से जा टकराई। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों को भरतगढ़ के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया और वहीं इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। ये इधर तो जाते बच गए जनाब। कादे नाल बची है जी? हाँ
ਕਲਵਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ? 3 ਬੰਦੇ, 2 ਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੁਨੀਆ ਪਰ। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜੇ। और फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नौजवान को कमानीदार चाकू सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नौजवानों की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है। वहीं जानकारी देते हुए जीआरपी चौकी इंचार्ज परमजीत कुमार ने बताया कि नौजवान को प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दरमियान से काबू किया गया है, जिसके मौके पर ही एक कमानीदार चाकू बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने 25-54-59 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्लेटफार्म नंबर 2-3 ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭੈੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸਜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਕਮਾਨੀਦਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਤੇ कोई लाइसेंस या दस्तावेज नहीं पेश कर सकिया, जिससे उक्त मुकदमा दर्ज रजिस्टर करवा के इन फसल जाब्ता जरा। तो हर खबर पंजाब देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया, समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है, उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं, जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं। और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा। उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं,
क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तप, पराक्रम, ज्ञान और न्याय की प्रतिमूर्ति भगवान परशुराम हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और सबको खुशहाली और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन का आशीष दे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पंचकूला के पंचकमल में हरियाणा लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, लोकसभा प्रभारी सतीश पुनिया, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा समेत लोकसभा संयोजक सुभाष बराला भी मौजूद हुए। वहीं आपको बता दें, बैठक में जेपी नड्डा ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों का फीडबैक लिया और आगामी रोड मैप पर भी चर्चा की। और पंचकुला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इंडिया को घमंडिया गठबंधन बताया। वहीं नड्डा ने कहा कि घमंडिया गठबंधन का मकसद भ्रष्टाचारियों को बचाना है। कांग्रेस, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, डीएमके के सभी परिवारवाद से जुड़े हुए लोग हैं। इनका जनता से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ परिवार के लिए ही संगठन बनाया है। और हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। अब मतदान के लिए महज कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसको लेकर के अब हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में भाजपा के कद्दावर नेता और गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने धारूहेड़ा और रेवाड़ी में 12 से ज्यादा गांव में चुनावी दौरा किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी की। के दौर की कभी सुस्त नहीं होना चाहिए और चुनाव तो चुनाव ही होता है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लोगों का सहयोग मांग रहा हूँ और मुझे सहयोग मिल भी रहा है छत्तीस बिरादरी का। आज के दिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यही हम रफ्तार अगर मापते रहे तो आने वाले समय के अंदर शायद इस लोकसभा क्षेत्र से सबसे रिकॉर्ड हाथों से जीतते। एक आरक्षण खत्म करने की बात है, जैसे आपने स्टेज से भी कहा कि समुदाय की तो गलत किया जो दे रहे हैं, बाकी जो जाति से आरक्षण चल रहा है। देखो, संविधान के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जेपी दलाल ने भिवानी में बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह के समर्थन में रोड शो निकाला। इस दौरान धर्मवीर सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी ने सही तरीके से चुनावी अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि शहीदों की प्रतिमा के नजदीक से रोड शो शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती के लिए उनकी पार्टी और नरेंद्र मोदी ही ऐसे हैं जो देश का विकास कर सकते हैं। देश चाहता है कि देश मजबूती से आगे बढ़े। इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्य किए हैं। सारे देश का ये छठे चरण का चुनाव, जिसके अंदर 25 सही मायने में तो आज से ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक हमारा नॉमिनेशन 29 तारीख से स्टार्ट हुआ, 6 तारीख तक नॉमिनेशन की विड्रॉल का टाइम चला गया, निशान अलॉट हो गए और उसके बाद ये पहला दिन है जिसमें हमने चुनाव प्रचार शुरू करना है।
और हम ऐसे ही स्थान पर हमारे महापुरुषों के स्टेचू के ऊपर फूल मालाएं चढ़ाकर जो है भिवानी के अंदर बीजेपी का रोड शो है चुनाव को लेकर के। आज की जो ये रैली है, रोड शो है, इसको लेके सारे कार्यकर्ता बहुत आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार से हमारे को कम करके आका जा रहा है उसमें हमारी कोई भी कमी नहीं है। हम चुनाव जीतेंगे और 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि भिवानी का जो सारा मैंने घूम घूम के देखा है, सारी जगह पे हमारी जीत है, भिवानी नगर में और ग्रामीण में भी। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे जो प्रत्याशी है लोकसभा के धर्मवीर जी, इसके समर्थन में बाजार में जाकर के, हर दुकान पर जाकर के हाथ जोड़ के वोट की प्रार्थना करेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है कि घर घर जाकर के मतदाता से हाथ जोड़ें। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गुदराना गांव में चुनावी जनसभा के दौरान मोदी की गारंटी को लेकर कहा कि हमारा देश विकसित देश है और पिछले 10 वर्ष में के दौरान फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में इतना विकास कार्य हुआ जो आज तक कहीं नहीं हो पाया। मेरे द्वारा किए गए विकास कार्यों पर कोई भी आरोप लगा ही नहीं सकता। कांग्रेस के कार्यकाल में हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले आए दिन हुआ करते थे। देश की रक्षा करने वाले सैनिकों पर पहले पत्थरबाजी करके सैनिकों का मनोबल गिरा दिया जाता था। हमारे देश के सैनिक पिछली सरकारों में कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन आज मोदी की सरकार है और सभी देश के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश भी दिया गया है। मोदी के आने के बाद कि सेना के जवान के मुंह पे थूक दे, पत्थर चला दे, बंद हो गया शासन, क्योंकि उनको सह मिलती थी कांग्रेस की। आज मोदी की सरकार है, कहते दिल्ली से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान से 10 गोले चलते हैं तो तुम 100 गोले चलाना, कोई रोकने वाला नहीं। अगर सैनिक के मुंह पर कोई कश्मीर में थूकता है, पत्थर फेंकता है, तो उसका इलाज कर देना। आज वही कश्मीर है, वही सेना है, वही लोग हैं, ये अंतर क्यों आया?